ठीक है, तो अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग देखेंगे। टोटल 4 है। ठीक है, जिसमें से हमने 3 के नाम लिखे हैं क्योंकि उनमें नाम में सिमिलरिटी आ रही थी, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल, और एक है एडियाबैटिक। ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। ओके, अब ये सब प्रोसेस में हमको करना क्या है और क्या देखना है, और इनमें से हमारे से सिलेबस में एक्सपेक्टेड क्या है, इनके बारे में क्या पढ़ना है, तो ये समझ लो। थर्मोडायनेमिक्स मतलब किसकी स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके ट्रांसफर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। बोलो 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 बोलो। थर्मो मीन्स एनर्जी, मतलब एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में देखने वाले, राइट। ओके, और एनर्जी कौन कौन से टाइप की देखने वाले हम लोग इस चैप्टर में, वर्क एंड हीट। तो ये चीज हमने बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, बराबर, कि वर्क और हीट ये दोनों एनर्जी के फॉर्म को हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में डील करना है, राइट। तो अब जब ये हम लोग प्रोसेसेस देखेंगे तो इन सारे प्रोसेस के लिए भी वर्क और हीट दोनों के मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस है तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क का क्या मैथमेटिकल रिलेशन होगा, हीट का क्या मैथमेटिकल रिलेशन होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। बोलो क्लियर है, समझ में आया? उसी तरह आइसोकोरिक के लिए भी क्या क्या देखेंगे, वर्क डन और हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला। उसी तरह आइसोथर्मल के लिए भी और उसी तरह एडियाबैटिक के लिए। बोलो क्लियर है? और हम लोग समझेंगे भी कि कौन सी कोई प्रोसेस को आइसोबैरिक क्यों बोल रहे हैं, आइसोकोरिक क्यों बोल रहे हैं, आइसोथर्मल क्यों बोल रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसमें पहचानने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक छोटी सी पहले ही बता दिया था कि आइसो, तीनों में आइसो मतलब सेम। ठीक है, तो कुछ तो इसमें सेम होने वाला है, और आगे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बार। बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब यहाँ पे क्या सेम होने वाला है, प्रेशर। तो दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, वो भी हमने लिखा था। इसका पीवी डायग्राम देखें तो कैसा होगा, ये पीवी डायग्राम बोले तो पी और वी का ग्राफ। यहाँ हो गया प्रेशर, यहाँ हो गया वॉल्यूम, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो उसकी लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट, बराबर ना। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम 1, यहाँ पे वॉल्यूम 2। मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सपांशन है, तो ऐसा हमने सोचा कि पहले वॉल्यूम कम होगी और बाद में वॉल्यूम ज्यादा होगी। ठीक है, वो सिलेंडर और पिस्टन के केस को लेके हमने इस चीज को समझा था, है ना। क्या था सिलेंडर और पिस्टन का केस, एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन और सिलेंडर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसी का ग्राफ हमने यहाँ बनाया। अगर ये एक्सपांड हो रहा है तो पिस्टन कहाँ मूव हो रहा होगा, इधर पे। कुछ टाइम बाद ये पिस्टन कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पे। तो शुरू में जो इसकी वॉल्यूम थी, क्या मैं इसको V1 बोल सकता हूँ। बाद में जो इसकी वॉल्यूम, मतलब कितनी वॉल्यूम हो जाएगी, ये पिस्टन यहाँ पहुंच जाएगा तो ये वॉल्यूम बढ़ गई, तो उसको मैं V2 बोल सकता हूँ। और ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। वर्क हुआ ना यहाँ पे, हाँ। अच्छा, ये पीछे क्यों होगा, यहाँ से इसको क्या मिल रही होगी, हीट, वो भी हमने देखा था। अच्छा, एक्सपांशन प्रोसेस हमने कंसीडर किया। अब यहाँ पे एरो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी आपको विदाउट एरो, मतलब कोई प्रोसेस को अज्यूम करके नहीं एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ ग्राफ देखना है अपने को, तो पीवी का ग्राफ है। अगर एक्सपांशन अज्यूम करूँ तो ये एरो कहाँ आएगा, इधर पे, कम से ज्यादा होगी वॉल्यूम। और अगर कंप्रेशन अज्यूम करूँ तो उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रेशर की, ये हो गया प्रेशर P1, ठीक है, ये हो गया प्रेशर P2। तो यहाँ पे तो लेकिन P1 और P2 दोनों वही है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ P1 विल बी इक्वल टू P2 विल बी इक्वल टू P। ठीक है, प्रेशर चेंज हुआ ही नहीं, अब होगा भी नहीं ना। कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा, है ना, कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? फिर अपना पर्पस क्या है, यहाँ पे क्या क्या निकालना है हम लोगों को, इसके इस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा और हीट ट्रांसफर कितनी होगी, ये निकालना है।
इसका अगर हमको एक फॉर्मूला मिल गया तो उसको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस हो रहा है। और हमको अगर कोई वैल्यू दी होगी, जैसे प्रॉब्लम बन के आएगा, उसमें बोलेगा आइसोबैरिक प्रोसेस है, इतनी हीट आई, इतना वर्क हुआ, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर है, तो उसमें से कुछ भी एक अननोन रहेगा, वो निकालना रहेगा। या पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, आपको हीट निकालने बोला रहेगा, आई बात समझ में, वर्क निकालने बोला रहेगा, समझ में आया तो निकाल सकते हैं हम लोग, कि हम लोग को आने वाले उसका मैथमेटिकल रिलेशन। बोलो क्लियर है, समझ में आया, बढ़े आगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, उसके बाद प्रोसीड करेंगे क्या निकालने के लिए, हीट ट्रांसफर निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले इसका वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे। पहले क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वर्क डन, मतलब W का फॉर्मूला फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, क्या हमने वर्क का ये फॉर्मूला देखा था, dW इज इक्वल टू P dV। हाँ, फिर इसको हमने इंटीग्रेट वगैरह किया था, तो हम लोग को आया था W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। क्या ये सबको याद है? हाँ, याद आया? हाँ, वर्क डन हम जब हम निकाल रहे थे लास्ट लेक्चर में किए थे। ओके, अब क्या मैं इसको, ये इक्वेशन से आप वाकिफ हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके, डिराइव करके आई है हम लोग। ठीक है, इसको हम थर्मोडायनेमिक वर्क बोलते हैं। शुरुआत हमने किया था W इक्वल टू F इंटू एक्स, वो था मैकेनिकल वर्क, तो उसको हमने सॉल्व करके लास्ट में कौन से वर्क का फॉर्मूला निकाले, थर्मोडायनेमिक वर्क। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, W इज इक्वल टू P V2 माइनस P V1। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये सबके समझ में आया? ठीक है, इसको फिलहाल डब्बा बना के रख दो, ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। क्लियर है, पक्का, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब किस किस को आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, क्या होती है? हाँ बोलो, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो हम लोग जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने गैस अज्यूम की, we assume that gas to be ideal, यानी ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ये किस पे हो रहा है, आइडियल गैस पे हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। फिजिक्स में अक्सर ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि जब भी हम लोग कोई मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करते हैं ना, तो वहां पे हम चीजों को आइडियल कंसिडर करते हैं। क्यों आइडियल कंसिडर करते हैं? जब वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, रियल कंडीशंस वहां पे अप्लाई नहीं होंगी ना, तो हमको फॉर थियोरेटिकल पर्पस, फॉर स्टडी पर्पस चीजें डिराइव करना आसान होगा। आई बात समझ में, क्लियर है? तो आगे भी आप देखोगे बहुत सी जगह पे वहां पे आइडियल चीजें यूज हो रही है। आइडियल मतलब वो रियल नहीं है। ठीक है, रियल कंडीशन में से हमने बहुत सारी चीजें एलिमिनेट कर दी और एक आइडियल कंडीशन को अज्यूम करके हम लोग डेरिवेशन करते हैं। फिर जब ये जो भी फॉर्मूला आएगा फिर हम लोग इसको रियल केस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अंदर गैस है इस सिलेंडर के, अज्यूम दैट गैस टू बी ऐसी होगी आइडियल गैस। तो अगर गैस आइडियल है तो उस पर आइडियल गैस के लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बराबर। ठीक है, अगर एक गैस आइडियल है, ठीक है, तो आइडियल गैस की जो जो भी इक्वेशन है वो उस गैस पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। बोलो क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर हर जगह इसमें तो सेम है, ठीक है, चलो वॉल्यूम की बात करता हूं मैं, वॉल्यूम अलग अलग जगह अलग अलग है। ठीक है, तो मैं पॉइंट 1 की बात करता हूं। अगर मैं पॉइंट 1 पे या स्टेट 1 पे, जो ये स्टेट है सिस्टम की, ये मतलब गैस जब इधर रही होगी, पिस्टन जब इधर रहा होगा, तब इस सिलेंडर के अंदर कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ वॉल्यूम रही होगी और कुछ, बोलो, टेम्परेचर रहा होगा। आई बात समझ में? कुछ तो रहा होगा ना, हमको नहीं मालूम, एक वैल्यू होगी उसकी कुछ, तो हमने उसको 1 बोल दिए, P1 V1 और T1। बोलो क्लियर है? तो हम लोग स्टेट 1 पे ये आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टेट 1 पे आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एट स्टेट 1 T1
V1 इज इक्वल टू nRT1। देखो n तो कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, तो 1 पे जो प्रेशर होगा वो P1, वॉल्यूम होगी वो V1 और टेम्परेचर। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? तो स्टेट 2 पे ही अगर स्टेट 2 के लिए अगर ये इक्वेशन बनानी हो तो कैसी बनेगी? क्या होगा ये? एट स्टेट 2 क्या हो जाएगा? P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। ठीक है, बट हमको मालूम है बट P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P1 P2 तो अलग अलग नहीं है, P1 P2 दोनों क्या है? सेम है, तो उसको मैं P लिख सकता हूं। अगर ये सेम है देन P V1 इज इक्वल टू nRT1 हो जाएगा। 1 वाली इक्वेशन, हाँ, और 2 वाली P इज इक्वल टू nRT2। ठीक है, अब जरा गौर से देखो जो ये इक्वेशन आई है हम लोगों को, ये लेफ्ट साइड में देखो P V1 P V2 और वो डब्बे को देखो, क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में वही टर्म्स यहाँ पे, मतलब क्या मैं P1 V1 की जगह nRT1 लिख सकता हूँ? क्या मैं P V2 की जगह nRT2 लिख सकता हूँ? क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई मुश्किल है समझने में? पक्का लिख दूं? ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये दोनों टर्म में इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? W विल बी इक्वल टू इक्वेशन P V2 माइनस P V1, ये थी। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? nRT1 फिर सॉरी nR, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? nRT2 माइनस nRT1। अब यहाँ से बोलो क्या क्या कॉमन निकल सकते हैं? nR कॉमन, तो W विल बी इक्वल टू nRT2 माइनस। क्लियर है? हो गया, यही था वर्क डन का फॉर्मूला आइसोबैरिक के लिए। बोलो यहाँ तक जो हमने किया, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? आप लोग में से कुछ लोगों को हो सकता है आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से है ये नहीं मालूम होगा, तो ये 11th में हुआ है ना, हाँ, चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, गिब्स लॉ, ये पढ़े होंगे। फिर वो तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो फिर हमको एक इक्वेशन आती है, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, खैर अगर वो नहीं भी मालूम है तो अब इतना समझ लो, जब भी मैं आइडियल गैस इक्वेशन का नाम लूं तो आपके दिमाग में ये टर्म आना चाहिए। कौन सा? ये वाला, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, और एक चीज, जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उसमें मैं आपको वो चीजें फिर से अच्छे से बता दूं। मेरा तरीका ये है कि टेक्स्ट बुक में पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूँ, फिर अपन KTG पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, आप देखना वो वे में आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब अपने पास वर्क डन के इसके दो फॉर्मूले देखो, एक ये वाला आइसोबैरिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग वर्क डन का यूज कर सकते हैं। आ गया ना, यही निकालना था एक्चुअली। ठीक है, बट हम लोग देखा जाए तो वर्क डन ये भी ट्रू है आइसोबैरिक के लिए, और ये भी ट्रू है। ठीक है, ये क्यों ट्रू है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर के लिए हमने 1 2 नहीं लगाया। ठीक है, प्रेशर एक ही है, खाली वॉल्यूम चेंज होगी। अब आ गया वर्क डन। दूसरा मैंने क्या बोला था, क्या निकालना है? क्या निकालना है? हीट ट्रांसफर। क्या निकालना है? दूसरी चीज हमको निकालनी है, हीट ट्रांसफर। हमको क्या ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए हमको क्या ऑलरेडी मिल चुका है? वर्क डन मिल चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये हो चुका है हमारा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है? हमारे पास वर्क डन ऑलरेडी है, हमको हीट निकालना है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वर्क डन और हीट, मतलब वर्क और हीट दोनों आते हैं, ताकि हम एक की वैल्यू पुट करके दूसरे को फाइंड कर सके? है कोई ऐसा? कौन?
इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस। वेरी गुड। और उसको बोलते क्या है, उस मैथमेटिकल रिलेशन को बोलते क्या है? यस, सिंपल। बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? बोला था अभी किसी ने यहाँ से। वेरी गुड। क्या है वो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हीट भी है, वर्क भी है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं उसको यूज करके कैसे हम लोग निकाल सकते हैं हीट ट्रांसफर का मैथमेटिकल रिलेशन। अब क्या निकालना है? वर्क डन हो गया। अब क्या निकालेंगे? हीट कितनी ट्रांसफर होगी सिस्टम से, या कितनी आएगी जाएगी जो भी। ठीक है, अच्छा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। क्लियर है? ठीक है, क्या हम लोग को डेल्टा U का फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है? वो भी मैंने लिखा के दिया था। इसका डेरिवेशन नहीं है हमको, मैंने इसलिए आपको उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया था। ठीक है, तो बोलो डेल्टा U का क्या है मैथमेटिकल रिलेशन? M N CV T2 माइनस T1। अच्छा दोस्तों, एक बात आप अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लो। टेक्स्ट बुक में यहाँ 2 की जगह आपको F मिलेगा, 1 की जगह जहां मैं लिख रहा हूँ वहां I मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि फाइनल एंड इनिशियल हमारे लिए हमने ग्राफ में देखा ना, फाइनल क्या थी? 2। मतलब सिस्टम कहाँ जाके रुक रहा था? 2 पे। शुरू कहाँ से हुआ था? 1 से। तो हमने हमारे हिसाब से जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन उसको क्या अज्यूम किया? हमारे लिए जो इनिशियल कंडीशन है वो सारी कहाँ पे? 1 पे। और जितनी फाइनल कंडीशन है वो सारी कहाँ पे? 2 पे। बोलो क्लियर है? तो टेक्स्ट बुक में आपको F और I देखने को मिलेगा, तो उससे घबराओगे क्या? डरोगे क्या? अरे नहीं सर ने तो गलत पढ़ा दिए, या तो F I है और वहाँ पे अल्फाबेट है, वहाँ नंबर लिखे सर ने। तो उसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया ना? ठीक है, 1-2 से ज्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा, इसके लिए मैं ये लिखा कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? और एक चीज, अब देखो एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अभी काफी लोग हैं जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर में नहीं थे, कुछ लोग पहले लेक्चर में नहीं थे। ठीक है, तो उनको ये सब समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अब मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया हूँ ये वीडियो। ठीक है, आपके ग्रुप पे भी आया होगा। तो मैं उसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कैसा है। तो अगर आपका लेक्चर छूटता भी है तो उसको आप कैसे पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको किसी की हेल्प करनी है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा है और उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अगर आप उसको भी रिकमेंड कर रहे हो या किसी को देखने के लिए बोल रहे हो, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप मेरी नहीं किसी की भी वीडियो देखोगे ना, तो अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी उस चीज़ की। वो कैसे? पहले है ना, पूरा वीडियो एक बार देख लो। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो मैं बोलता हूँ 2 की स्पीड पे देखो। हाँ, उससे क्या है, टाइम बचता है। अभी अगर 1.5 घंटे का वीडियो है तो 45 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाएगा पूरा, देख के टाइम बचेगा आपका। और अगर ग्रास करने में प्रॉब्लम होती है तो 1.5 पे देखो, फिर भी प्रॉब्लम होती है तो 1 पे ही देखो। ठीक है, मैंने खाली आपका टाइम बचे उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, 2 की स्पीड पे अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो पहले क्या करो मालूम है? ये मत सोचो कि पहली बार में मुझे सब समझ में आएगा। पहले कुछ भी मतलब बुक पेन कुछ मत लो हाथ में। ठीक है, पहले खाली वीडियो को पूरा देखो। और कैसे देखो मालूम है? अब जैसे मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो आपको मैं पूछता हूँ पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ सवाल, तो आप उसका आंसर देते हो। तो जब मेरे वीडियो से आप लोग वो पढ़ोगे ना, तो आप लोग को भी वही फील आएगा। मतलब जब मैं कोई पूछ रहा हूँ ना कोई चीज, अभी जैसे आप तो यार रियलिटी में सामने हो, लेकिन जब आप वीडियो में देखोगे तो स्क्रीन के थ्रू मैं कुछ पूछ रहा रहूंगा, है ना? तो जैसे आप यहाँ बैठ के आंसर देते हो ना, सिंपल सेम वैसी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज क्लिक होने लगेगी। अरे हाँ, अभी मैंने ये बताया था, तो फिर ये क्या है? हाँ सर, वर्क है, हीट है। आई बात समझ में? तो एक बार उसको पहले पूरा देखो। ठीक है, देख के जब अगर मैं उसमें कुछ पूछूं आपसे तो उसको आंसर भी दो, भले चिल्ला के मत दो, लेकिन अपने मन में तो दो। तो उससे आपको क्या लगेगा मालूम है? आप उसमें इमर्सिव हो जाओगे, मतलब इमर्स हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, एक्चुअल में मैं एक लेक्चर में ही बैठा हूँ और मैं एक्चुअल में एक लेक्चर को सुन रहा हूँ, जिससे मुझे कुछ गेन हो रहा है। एक बार आपने पूरा देखा,
सेकेंड टाइम में भले ही मैं लिख रहा हूं ना, आप मत लिखो पहली बार में। पहली क्यों? क्योंकि यहाँ बैठने पे ना मैं लिखता हूँ, बताता हूँ, वो समझ में आती है। लेकिन जब आप वीडियो में देख रहे हो ना, तो कैसा है ना, अगर आप वो वीडियो चालू और आप लिखते रहोगे ना, यहाँ मैं लिखने को टाइम देता हूँ ना, मतलब जब मैं बोलना बंद करता हूँ फिर आप लिखते हो, बराबर, तो आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये मेरी वीडियो की नहीं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ। जब आप वीडियो के थ्रू अगर पढ़ते हो तो इस तरीके से ही पढ़ो, तो तुमको वो जो भी आप देख रहे हो वो ग्रास्प ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। इसमें टाइम थोड़ा सा जाएगा, लेकिन तुम अच्छे से वो नॉलेज को अब्सॉर्ब कर पाओगे, ठीक है। तो पहले एक बार आपने पूरा देख लिए, सेकेंड टाइम में फिर बुक और पेन लेके बैठो। अच्छा, वो बता रहा था कि पहली बार में क्यों मत बैठो। देखो, अगर मैं कोई यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है और बोल भी रहा हूँ, तो अगर आप वो लिखते रहोगे तो बोली हुई बात सुनोगे क्या? कंसंट्रेशन हिल जाएगा, मतलब नहीं रह सकता, माइंड वैसा बना ही नहीं है। अगर आप वो चीज लिखते रहोगे, ये सोचोगे हाँ मैं सुन, तो दिल को क्या लगेगा मालूम, मन सेटिस्फाई हो जाता उससे, मैंने तो देख लिया, मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन फिर भी होता है कुछ समझ में तो आया नहीं। वो वजह ये है, ठीक है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। तो पहले क्या करना, पूरा देख लेना, समझ में पूरा आ जाएगा। फिर दूसरी बार बुक पेन लेके बैठना, फिर जहां जहां लिखने, जब मैं यहाँ डिक्टेट करता हूँ ना, तो वैसी बुक पेन लो जो वहां वीडियो में डिक्टेट कर रहा हूँ, यही समझो क्लास में बैठे और उसको लिखो। अरे एकदम ऐसी ही तुम्हारी नोट्स बनेगी ना, ऐसी ही नोट्स बनेगी ना, आई बात समझ में। और कोई भी इसको देखेगा तो उसकी भी एज इट इज ऐसी नोट्स बनेगी। क्लियर है, समझ में आया? दूसरा फायदा इसका क्या है, पहला तो एक बार आपने अच्छे से समझ लिए, तो सेकेंड टाइम देख लिए। और दूसरा फायदा इसका क्या है, जब दूसरी बार देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा। अरे वही चीज जब आप रिपीट देखोगे तो जाहिर सी बात है ना, उसका नुकसान तो नहीं होगा, क्या होगा, फायदा ही होगा ना। लेकिन इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप अच्छे से इस नॉलेज को अब्सॉर्ब कर पा रहे हो। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी लर्निंग चीज जब आप देखते हो ना, तो इस तरीके से ही किया करो। क्लियर है, समझ में आया? मतलब ये सिंपल सा एक मेरा बताने का तरीका था कि अगर किसी का कोई लेक्चर छूटता है और उसको वीडियो से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, वो मैंने आप लोगों को पूरा बताया। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं, ये था इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। हाँ, वर्क हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों को पुट कर दे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बोलो, Q इज इक्वल टू एन सी वी। क्या होगा ये, T2 माइनस प्लस W की जगह एन आर, T2 माइनस T1। यहाँ क्या क्या कॉमन निकल सकता है दोस्तों, T2 माइनस T1, तो Q विल बी इक्वल टू एन, नहीं निकल सकता। एन को मैं यहाँ कॉमन ले लिया, मतलब ये दोनों एन को यहाँ कॉमन ले लिया, और T2 माइनस T1 को वहां कॉमन ले लिया। T2 माइनस T1, तो समझे, वहां कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या अंदर, इस साइड पे क्या बचेगा, और यहाँ पे NR क्यों बचेगा, N को क्या ना कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, CV और प्लस R। बोलो इतना क्लियर है? इसको पूरा मैं कर्ली ब्रैकेट में रखता हूँ। बोलो इतना क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा आपकी बुक के बाहर है, ठीक है, क्योंकि इसका हमको डेरिवेशन करना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये R दिख रहा है, ये CV दिख रहा है, ये दोनों रिलेटेड है। रिलेटेड है जब भी बोलो ना, फिजिक्स में जब आपको ये वर्ड सुनने मिले ना रिलेटेड है, तो समझ जाना वो दोनों भी टर्म को एक फॉर्मूले में आते होंगे। एग्जाम में भी अगर आपको बोला रिलेशन निकालो, तो कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है जिसमें सब आते हो, जो भी टर्म्स बोला रहेगा निकालने के लिए। अब मैंने क्या बोला आपसे, R और CV ये दोनों क्या है, क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या, कि दोनों भी एक ही फॉर्मूले में आते होंगे। अरे समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो ना, पक्का पक्का। ऐसा ऐसा सर को छू के तो नहीं जा रहा है ना, सब अंदर जा रहा है ना, बराबर। और आज तो की दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये थियोरेटिकल टॉपिक नहीं है, ठीक है, पूरा डेरिवेशन है। समझ में आया? और एक चीज, अब मैंने थियरी डेरिवेशन बोल दिया, तो यहाँ पे एक और चीज क्लियर करता हूँ कि जब ये डेरिवेशन आप पढ़ते हो ना, आप अब से इसको थियरी कंसीडर करो। मतलब ये भी आपके लिए क्या है, थियरी है, सिवाय मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स है। अब सिर्फ दो कैटेगरी में बांटो, पहले हम पढ़ते थे थियरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। अब डेरिवेशन भी आप किस में पकड़ो,
थियरी में पकड़ो, यानी ये पूरी हो गई थियरी और एक न्यूमेरिकल। आई बात समझ में? हाँ, जब मैं थियरी बोलूं तो उसमें आपको ये सब कुछ पढ़ना है। आई बात समझ में? ओके। अब मैंने क्या कहा, सीवी और आर ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब कोई तो एक फॉर्मूले में दोनों आते होंगे, तो दैट फॉर्मूला इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। दैट फॉर्मूला इज, ये फॉर्मूला देखियो देखियो, ठीक है। इसको भी हम डिराइव करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, दूसरा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर, ठीक है। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं, अपने को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आर और सीपी दोनों आते हैं। तो ये क्या बचा, सीपी। अच्छा, ये फॉर्मूले से वाकिफ नहीं तो जाहिर सी बात है कि ये सीपी और सीवी से भी वाकिफ नहीं रहोगे। मालूम है क्या है? अरे ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये 10th में भी है और ये 11th में भी है। स्पेसिफिक हीट पढ़े हो? हाँ, तो कोई एक जन मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कोई भी एक जन। गलत तो गलत, हाथ उठाओ और मुझे बताओ क्या होती है स्पेसिफिक हीट। गलत बोलोगे चलेगा, हिंदी में बोलो चलेगा, लेकिन मुझे बताओ क्या है स्पेसिफिक हीट। अरे 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, हाँ हाँ तो सब बोल रहे थे, फिर पूछ रहा हूं तो बताओ, तो बताओ, कुछ तो मालूम होगा। तो अभी अगर मैं ऐसा पूछूं तो आप लोग पे वो सीन बहुत सूट होता है, मालूम, गोलमाल 3 में शायद वो, हाँ, एक कैरेक्टर है जॉनी लीवर का, अचानक में उसको कोई चीज करता है और फिर उसके बारे में उसको पूछे ना तो भूला, और सब भूल जाता है। तो ऐसे अभी तुम्हारे साथ सिचुएशन है। अब यहाँ सब बोले, जैसे मैंने पूछा बताओ तो भूला, एकदम सन्नाटा, गायब, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो स्पेसिफिक हीट छोड़ दो, मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ, इसको बोलते क्या है सीपी को, ये बता दो। जैसे टी को टेम्परेचर बोलते हैं, इसको हीट बोलते हैं, इसको वर्क बोलते हैं, इसको इंटरनल, ऐसा मैं बोल रहा हूँ सीपी को क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो। कांस्टेंट प्रेशर, ओके। और कोई? पार्शियली करेक्ट हो आप, पूरे नहीं। और कोई? थोड़ा अटेम्प्ट करो। हाँ देखो, सीपी का मतलब, सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट, जैसे हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ध्यान रखो, जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, इतनी बेसिक चीज बता रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल सी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? आप स्पेसिफिक हीट नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वो 11 का टॉपिक है और इससे रिलेवेंट भी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ रिलेवेंट भी नहीं है वो, तो क्या मैं बता के उसका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो इतना समझ लो खाली, सी जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट। नीचे क्या लगा है? प्रेशर। क्या लगा है? जो सफिक्स में पी लगा है दैट स्टैंड्स फॉर प्रेशर। तो इसको कैसा पढ़ते हैं मालूम? सीपी को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसा पढ़ोगे इसको? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? सी। ये वी है। अब लॉजिक लगाओ, क्या रहेगा? वॉल्यूम। इसको कैसा पढ़ोगे? यस, समझ में आया? इसको तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। 11th में आपने ये आइडियल गैस इक्वेशन बोले आती है, तो उसके अंदर ये आर भी मालूम होना चाहिए क्या है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर। अब एक काम करता हूँ, मैं सीवी को वहां फेंक देता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी? तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता सीवी प्लस आर? अरे खाली इसको इधर लिख दिया, दोनों तो पॉजिटिव है। बोलो समझा नहीं? बोलो से यस और नो, क्लियर है? तो क्या मैं, ये दिख रहा है आपको सीवी प्लस आर, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? अब तो जैसा मैच हो रहा है क्या? कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे? क्यू इजी का तो पहले लिख देता हूँ एम, ये पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? सीपी T2 माइनस T1। खत्म।
आ गया हीट का फॉर्मूला। अब ये हीट का फॉर्मूला देखो और चेक करो क्या इसमें स्पेसिफिक हीट आ रहा है, मैच हो रहा है पूरा प्रोसेस से। हाँ, प्रोसेस कौन सा था? इसमें क्या कांस्टेंट था? और इसके हीट के फॉर्मूले में कौन सी स्पेसिफिक हीट आ रही है? विच इज एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? बोलना सीखिए फिर ऑटोमेटिक अरे हाँ अरे तो मैच हो गया। कांस्टेंट प्रोसेस पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर इसके अंदर ही आ रहा है। बोलो क्लियर है? अब इसी लॉजिक से मैं आप लोग से एक चीज पूछता हूं, बोलो आइसोकोरिक का हमने कुछ भी अभी तक स्टार्ट किए, लेकिन उसका एंड वाला मैथमेटिकल रिलेशन क्या होने वाला है? उसकी हीट का। जैसे यहाँ पे हमने इसका क्या क्या निकाले, वर्क डन, और उसी तरह आइसोकोरिक के लिए भी क्या निकालेंगे, वर्क डन और, तो उसका जो आखिरी मैथमेटिकल रिलेशन होगा वो किसका होगा? हीट का। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या आइसोकोरिक अभी तक हमने स्टार्ट किए? किए, लेकिन मैं बोलता हूँ आप मैं नहीं, आप बिना वो प्रोसेस स्टार्ट भी किए या उसका एक वर्ड भी लिखे, उसका आखिरी फॉर्मूला क्या होने वाला है आप बता दोगे? कोई लॉजिक लगा के बता सकता है उसका ये फॉर्मूला क्या होगा? अरे क्या बात है, थोड़ा जोर से। क्योंकि वो कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट। उसके हीट के फॉर्मूले में लॉजिकली क्या लगना चाहिए? तो क्या आएगा वहां पे? CV। हाँ, मतलब आपने 100% सही चीज बोली। मतलब अगर हम लोग फिजिक्स को सही से समझे ना, तो कोई चीज हमको बीच की नहीं भी आती है तो लॉजिक लगा के हम सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। सही लॉजिक लगाए तो हमको सही आंसर पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है? और ऐसे यही तो होती है लॉजिकल थिंकिंग, और यही तो रिक्वायर्ड है हमको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और खासकर जब एंट्रेंस कोई पढ़ेगा ना, तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी थिंकिंग, ठीक है? जो हमको थोड़े थोड़े एविडेंस दिए हुए, अब इनको देखकर हमको एक आंसर पे पहुंचना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है। इससे अभी आप पहुंचे ना, आपने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को दिमाग में जोड़ा और वो थोड़ा सा दिमाग इधर लगा दिया, अरे हाँ यार अगर ये फॉर्मूला ऐसा आ रहा है तो अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम का यहाँ पी है तो वहां भी हो जाएगा। पूरा रिलेशन आपके दिमाग में बन गया ऑटोमेटिकली, कड़ियां जुड़ गई ना। ये क्यों होता है? क्योंकि सारी चीजें हमारे दिमाग में अपनी जगह पर बराबर बैठी थी। मतलब अगर समझ लो दाल बनाना है, हाँ, कोई चीज अगर आसपास नहीं है तो कुछ भी बन जाएगा, कैसा भी बन जाएगा। लेकिन अगर सब चीज सिस्टमेटिकली रखी है तो खाली सबको डालना है, प्रॉपर टाइम देना है, ऑटोमेटिक जो चीज बनानी है बन जाएगी, राइट? उसी तरह अभी दिमाग में हमारे हर चीज प्रॉपरली रखी हुई थी, खाली उसको लिंक जोड़ना था। तो जैसे मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम का पूछा, ऑटोमेटिक सब जुड़ गए, दिमाग में फटाक से आंसर फेंक दिया। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। आइसोबैरिक का टीवी डायग्राम, वर्क डन, हीट ट्रांसफर, एग्जाम में भी आया तो अपने को ऐसे ही करना है। मुश्किल था, डिफिकल्ट था, बोर्ड पे लिखा। अभी कोई पहली बार आके इसको देखेगा, जिसने जो लेक्चर नहीं बैठा या जिसको नहीं मालूम सब, तो उसको डिफिकल्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे लग रहा है ग्रीक और लैटिन भाषा में पता नहीं क्या क्या लिखे हुए यहाँ पे, कुछ छोटा कुछ बड़ा। लेकिन जब हमने इसको अच्छे से समझा तो ये समझने के लिए डिफिकल्ट लगा क्या? समझ में आया सबको? क्लियर है? पक्का? करो कॉपी, फटाफट करो कॉपी। अच्छा, अगर वीडियो में ऐसी सिचुएशन है जैसा मैं खड़ा हूँ और ये चल रहा है, तो उसको 2 की नहीं, उसको 10 की स्पीड पे भगाने का, फिर ऐसा 2 बार टैप करके, समझे? फिर जब लिखने वाली डाई आएगी ना, मैं बोला ना दूसरी डाई में लिखना है, लिखने वाली डाई में उसको फिर आराम से, जब तक मैं खड़ा हूँ ऐसा समझो, आपको लिखने का टाइम दे, फिर आप लिखो, कॉपी करो, ऐसा। फर्स्ट टाइम देखने पे उसको भगा देना।
गया लिख के? हो गया हो गया हो गया। कितने लोग का बाकी है? जल्दी 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 फटाफट, धूम की स्पीड में लिखना आप लोग को, फटाफट। उन्हें लिख दे, कितने लोगों का बाकी है? नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोपोरिक प्रोसेस। इसका सिंपल नाम भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यानी यहाँ क्या कांस्टेंट होने वाली है? वॉल्यूम। तो आओ पहले इसका पीवी डायग्राम बना ले। पीवी डायग्राम बोले तो प्रेशर और वॉल्यूम का अच्छा वाला ग्राफ। ये हो गया P, ये हो गया V। यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा। अब कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ है ये आप मेरे को बताना। 1 E2 E3, हाँ 1 वाली ना, ये हो गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टेट 1 मान लूं, इसको स्टेट 2 मान लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ V1 will be equal to V2 will be equal to V, हाँ बराबर। और अगर लेट से प्रोसेस एक्सपांशन होता तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है। और प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन पकड़ के चलते, क्योंकि अपने को 2 पे ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो लेट से कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ेगा P1 से P2। एरो मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कोई प्रोसेस को अज्यूम करके नहीं बनाया गया। बोलो क्लियर है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा? नाम में ही है। आइसोपोरिक में क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम चेंज हुई क्या? 1 पे जो वॉल्यूम है वही 2 पे वॉल्यूम है, लेकिन प्रेशर चेंज हुआ। हाँ 1 पे ये प्रेशर है, 2 पे ये प्रेशर है। बोलो क्लियर है? ये पहला स्टेप, पीवी डायग्राम खत्म। फिर क्या वर्क डन। तो फिर निकालना है वर्क डन। तो वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क, ये भी तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही है। तो थर्मोडायनेमिक वर्क का हमने मैथमेटिकल रिलेशन ऑलरेडी निकाल चुके। बोलो थर्मोडायनेमिक वर्क का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? W इज इक्वल टू, या dW इज इक्वल टू P dV। क्लियर है? क्या मैं इसको W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1 भी बोल सकता हूँ? हाँ पक्का। अब हमको मालूम है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। क्या ये बात ट्रू है? सच्ची है? तो क्या मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ? P इज इक्वल टू V2 की जगह पे V और V1 की जगह पे V माइनस V। 1 माइनस 1 कितना होगा? 10 माइनस 10 कितना होगा? 1 करोड़ माइनस 1 करोड़ कितना होगा? तो जब दो सेम टर्म है माइनस हो रहे तो आंसर क्या आएगा? तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। P इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। वर्क डन इसके लिए 0 होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 होगा, ठीक है। आई बात समझ में?
क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है। अब बचा वर्क का मतलब ये होता है किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट हो, कोई चीज एक्सपांड हो, कंप्रेस हो, बराबर, इसको हम वर्क बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का होना। हाँ, जब वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रही है तो कोई चीज डिस्प्लेस होएगी क्या? सोच के देखो, ऐसा ना वॉल्यूम बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज की पोजीशन में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मतलब वहाँ वर्क हुआ ही नहीं। हीट आप दे रहे हो लेकिन वर्क कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखते हीट का कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, वर्क का नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम, वर्क डन, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए नहीं आ रहा है। वर्क डन जीरो नहीं, वर्क डन जीरो इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब क्या निकालेंगे इसके लिए? हीट ट्रांसफर। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें वर्क डन और हीट दोनों आते हैं? क्योंकि वर्क मिल चुका, हीट निकालना है कोई? है कोई ऐसा फॉर्मूला? अरे है ना, बोलो कौन सा है वो फॉर्मूला, नाम बताओ उसका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर से यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई किएगा नहीं, मैंने बोला था कि नहीं, जब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअल में फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। हो रहा है ना ये अप्लाई? ठीक है, तो यहाँ पे बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब हमने ऑलरेडी देख लिया वर्क क्या है, तो Q विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, और क्या हमने बचपन में पढ़े थे, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV T2 माइनस, तो डेल्टा U की जगह डायरेक्टली में क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। हो हमारी भविष्यवाणी सच हुई, ठीक है। इसके हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आखिर क्या आया? T2 माइनस T1। वहाँ क्या था? ये क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए इसका स्पेसिफिक हीट कौन सी आ रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाली। क्लियर है? समझा? इसमें किसी को कोई डाउट? एकदम अच्छे से समझ में आया। बोला ना रिलेटेड है ये दोनों, मतलब रिलेटेड थे ये सारे प्रोसेस, आइसोबैरिक आइसोटोनिक, एक समझना दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। करो कॉपी फटाफट, ठीक है। इसके लिए भी हीट वर्क हो गया। अब कौन बचा? तीसरा किसको ढेर करना है? कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल। चलो वो देखेंगे, अभी पहले ये कर लो। नहीं तक है, ये मत लिख देना एक्साइटमेंट में। आप वो होने वाला बटन चालू करो ना। हाँ, अच्छा बंद कर दो, ये वाले दो बटन चालू करो। बंद कर दो वो नहीं होंगे। हो गया लिख के? कितने लोगों का बाकी है? जल्दी।
है? आइसो थर्मल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होने वाला है? यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, तीन प्रॉपर्टी की हम लोग ज्यादातर डील कर रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम की एक प्रोसेस हो गए, अब कौन सा बचा? टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे? अच्छा वाला, अरे बोलो ना, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम बोले तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। ये हो गया प्रेशर, इस साइड पे बढ़ेगा, ये हो गई वॉल्यूम, ये इस साइड पे बढ़ेगी। बोलो क्लियर है? हाँ। अब इसका पीवी डायग्राम कैसे बनाए? यहाँ तो ना प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अज्यूम करो, इमेजिन, ठीक है, जस्ट इमेजिन। सुनो ये कहाँ पे नहीं सुना, ठीक है, जो सुना रहे हो बराबर रिकॉल करेंगे। चलो, एक्सपांशन प्रोसेस है, कंसीडर करो। वो इस पिस्टन है, सिलेंडर है, उसमें पिस्टन का क्या हो रहा है? एक्सपांशन। अगर एक्सपांशन हो रहा होगा तो इनिशियली वॉल्यूम, अरे बोलो ना, इनिशियली वॉल्यूम कम होगी ज्यादा होगी? अरे कम होगी ज्यादा होगी? एक्सपांशन हो रहा है तो इनिशियली वॉल्यूम कम होगी कि ज्यादा होगी? सब इस पे एग्री करते हैं? हाँ। अरे एक्सपांड मतलब फैलना, पहले कम होगी तो ही तो फैलेगी। नहीं सही है कि नहीं सही है ना? तो पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। ओके, तो इनिशियली वॉल्यूम कम रही होगी, तो अज्यूम करते हैं कि एक्सपांशन प्रोसेस है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, चलो। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है, मुझे प्रेशर वॉल्यूम के बारे में जानना है। तो इनिशियली वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर भी कम ही होगा ना। एक्सपांशन होने के बाद क्या बढ़ जाएगी? वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? वॉल्यूम बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। कोई चीज फैल रही है तो जगह ज्यादा लेगी ना, तो वॉल्यूम बढ़ी। और अगर मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा जगह दे दूं एग्जिस्ट करने के लिए, तो उस पर प्रेशर लगेगा क्या? नहीं ना। अब आपके ऊपर से इमेजिन करो, आपको मैं इस रूम की 4 गुना छोटी जगह में ठूस दूं, तो आप पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, आपको प्रेशर महसूस होगा। हाँ, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वॉल्यूम कम कर दिया। लेकिन मैं उसकी इस रूम की 4 गुना बड़ी जगह में आपको फैला दूं, तो आपको किसी को प्रेशर महसूस होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, अपना अकेले अच्छे से टहलेंगे सब, बराबर। तो इनिशियली वॉल्यूम कम होगी और प्रेशर, जगह कम है ना, तो प्रेशर ज्यादा होगा। वॉल्यूम कम कौन से साइड पे दिखेगी? इस साइड पे कि इस साइड पे? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। प्रेशर ज्यादा दिखाना है तो वो कहाँ दिखेगा? नीचे कि ऊपर? मतलब यहाँ कहीं पे एक डॉट बना दो। क्लियर है? समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? अरे बोलो ना। ये एक डॉट मैंने यहाँ बना दिया। ओके, लेट दिस बी वन। इनिशियल कंडीशन ही डिस्कस की ना हमने अभी। चलो, मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को हीट करने लगा, अंदर गैस हीट हो रही है। गैस हीट होने की वजह से वो पिस्टन को पीछे ढकेल रही है। पिस्टन पीछे गया, अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम थी, वो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो अब फाइनल स्टेट बनानी है। वॉल्यूम बढ़ गई, तो वॉल्यूम बढ़ेगी कहाँ? राइट में, लेफ्ट में? प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम क्या होगा? ऊपर नीचे? तो यहाँ कहीं बना दो, बस ये हो गई 2। ठीक है ना, वो कांस्टेंट है ना ये कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन तो यहाँ आएगी नहीं। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो क्या आएगा? आई बात समझ में? क्लियर है? समझे? हाँ। अब हमने जो इमेजिन की एक्सपांशन, अगर वो सोच के करें तो एरो कहाँ आना चाहिए? 1 से 2 पे कि 2 से 1 पे? 1 से 2 पे, क्योंकि पहली कंडीशन वहाँ है, सेकेंड इधर है। लेकिन हमको एरो वाला कोई प्रोसेस यहाँ पे अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो बन गया इसका डायग्राम, बस यही है। ठीक है। अच्छा, ये एक्सपांशन होता है या किसी चीज का गैस का एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसको बोलते क्या हम लोग? इसको बोलते क्या? प्रेशर का चेंज होना, वॉल्यूम का चेंज होना, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाना, जब ये होता है। जैसे प्रेशर 1 से 2 पे आ गया, वॉल्यूम 1 से 2 पे आ गई, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जब प्रॉपर्टीज चेंज होती है, प्रॉपर्टीज बोले तो यही प्रेशर, वॉल्यूम, इसी को प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना। जब प्रॉपर्टीज चेंज होती है सिस्टम की, तो मैं बोल सकता हूँ सिस्टम किस में चला गया? प्रोसेस में। अब वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम बढ़ रही तो एक्सपांशन, कम हो रही है तो कंप्रेशन। आई बात समझ में? कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक,
वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोबोरिक, आई बात समझ में, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल। अच्छा, अब एक चीज बता रहा हूँ, इसका ये ध्यान रखो, इसका डेरिवेशन नहीं है आपको, लेकिन ये मैथमेटिकल रिलेशन आपको मालूम होना जरूरी है। क्या ये प्रोसेस है? क्या नाम है इस प्रोसेस का? वेरी गुड, आइसोथर्मल। ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना, एक लॉ फॉलो करता है, ठीक है, इक्वेशन को फॉलो करता है। उस इक्वेशन को बोला जाता है PV इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोसेस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसे ही समझ ले यार इसको। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। n क्या है? कांस्टेंट। r क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे इस केस में TV क्या है? इसके प्रोसेस कौन सा है? ये सब, जब ये सारे कांस्टेंट, ये सबको हटा के मैं एक कांस्टेंट लिख देता हूँ ना, बस तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी सब बोलने से अच्छा ये सबको हटाओ, एक ही कांस्टेंट लिख दो ये लोग। अब समझ में आया क्यों ये ग्राफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? समझ में आया? अरे बोलो ना, क्लियर है? Yes. हो गया इसका पीवी डायग्राम? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, बढ़े आगे, बढ़े। अब इसका क्या निकालना है? वर्क डन। वेरी गुड। सबसे पहले वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है। चलो इसका भी वर्क डन के फॉर्मूले से शुरू करता हूँ। VW इज इक्वल टू P dV, बराबर। ये इक्वेशन लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग आगे क्या डाल सकते हैं जिससे हम लोग को वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाए। अच्छा, क्या हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है जिसको, अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन बोलो। वाह, क्या बात है। PV इज इक्वल टू nRT। अब जिनको नहीं भी मालूम था तो एटलीस्ट ये तो मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जहाँ यूज होगा वहाँ लिख सकता हूँ। तो अगर स्टेट 1 पे है, फॉर स्टेट 1, ये इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टेट 1 के लिए? बोलो। P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। तो सेम वे फॉर स्टेट 2 के लिए इस इक्वेशन को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ? P2 V2 इज इक्वल टू nRT2। बोलो, क्लियर है? Yes. बट here T1 is equals to T2 is equals to T, तो क्या हो जाएगा देन? बोलो, ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा? P1 V1 is equals to nRT. T1 क्यों आएगा? T आएगा ना? Yes. हाँ? P2 V2 is equals to nRT. इसको बना के रखो यहाँ पे, आगे काम आएगा। ठीक है, बोलो कितना क्लियर है? Yes. इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैंने आपको बताया कि ये वाला जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू Constant. क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, तो क्या अगर मैं इस इक्वेशन को स्टेट 1 के लिए अप्लाई करूं तो, और स्टेट 1 इक्वेशन क्या हो जाएगी? P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज होगा, यहाँ पे कांस्टेंट चेंज हुआ क्या है ना, वो तो वही रहा। अब ये इक्वेशन को फॉर स्टेट 2 अप्लाई करूं तो बोलो क्या होगा? फॉर स्टेट 2 P2 V2 इज इक्वल टू, दोनों के राइट हैंड साइड देखो आपको सेम दिख रहे हैं, हाँ ठीक है। अच्छा चलो फिर उसके वो भी करने की जरूरत है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं ना, राइट हैंड साइड क्या है? सेम है दोनों का। तो ये दोनों इक्वेशन से क्या मैं बोल सकता हूँ? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बोलो क्लियर है? Yes. हाँ, ये दोनों इक्वेशन होता है ना, दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको प्रेशर के टर्म को एक साइड, वॉल्यूम के टर्म को एक साइड रखो। P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन, बोलो इतना क्लियर है? Yes.
क्या ये चीज समझ में आई? Yes. हाँ, पक्का। अब इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, अब प्रेशर का रिलेशन देखो। अगर हमने यहाँ पे एक प्रेशर का टर्म आ रहा है, यहाँ पे एक प्रेशर का टर्म आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और ये DW का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर भी एक प्रेशर का टर्म है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, जैसे इसमें था आइसोबैरिक में। यहाँ पे है क्या? नहीं। तो एक काम करो, पहले इतना लिख लो। अब इसके लिए काफी अपने को बोर्ड पे जगह लगेगी, तो हो सकता है कि वो अब बाद में मुझे मिटाना पड़े। तो कंटिन्यूटी ना टूटे, इसके लिए पहले यहाँ तक लिख लो, फिर इसके आगे का हम लोग करते हैं, ठीक है। करो जल्दी। जल्दी। क्या लिखते हैं? कितने लोगों का बाकी है? ठीक है, चलो। अब देखो, ये इक्वेशन है हमारे पास, dW इज इक्वल टू P dV, बराबर। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे P का टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं कोई V के टर्म से, तो मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है? अरे बोलो, किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है? तो कैन आई राइट दिस एज P इज इक्वल टू nRT अपॉन V? बोलो ना। इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? खाली ये भी यहाँ चला गया, बस। क्लियर है? इसको मिटा दो। ये थी मेरी आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या थी मेरी? आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है। V को मैंने यहाँ भेज दिया। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ। अब ये क्या मैं P की जगह पे ये पूरा टर्म लिख सकता हूँ? हाँ। अब अपने वर्क का फॉर्मूला होगा dW इज इक्वल टू P dV। क्या इसमें ये टर्म आ रहा है P का? क्या इस P की जगह पे मैं ये पूरा टर्म लिख सकता हूँ? तो कैन आई राइट दिस एज dW इज इक्वल टू nRT बाय P। बोलो, क्लियर है? समझ में आया? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये छोटा सा वर्क है, इससे बड़ा वर्क निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बोलो, छोटी सी चीज है, पूरे सिस्टम के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये dW है, अपने को बड़ा W निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा इसको? बोलो बोलो, हाँ बोलो, वेरी गुड। बोलो, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन लगा देंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन nRT बाय V dV। क्लियर? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? W। इसका N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और इसके लिए T भी क्या है? इस प्रोसेस के लिए। तो जितने भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के क्या आएंगे?
तो nRT अंदर क्या बचेगा 1/v dv। बोलो इतना क्लियर है? Yes. क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? समझा कि नहीं समझा? क्लियर? पक्का? बड़े आगे? ठीक है। अब इसके लिए अपने को लिमिट सेट करनी है, तो कैसे सेट करेंगे? nRT इंटीग्रेशन 1/v dv। अब इस इंटीग्रेशन के लिए लिमिट सेट करनी है, तो पहले बात बोलो, लिमिट सेट किसके लिए करेंगे? प्रेशर के लिए, वॉल्यूम के लिए कि टेम्परेचर के लिए? वॉल्यूम के लिए। क्यों वॉल्यूम के लिए? क्योंकि ये इंटीग्रेशन किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट भी किसकी आएगी? किसकी आएगी? और क्योंकि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म को भी रखे हैं, बाकी सब बाहर। अच्छा, तो लिमिट सेट करना है, तो लिमिट मतलब एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी। तो वॉल्यूम की लोअर लिमिट क्या है? V1 की V2। चलो इस ग्राफ में मैं ऐसा भी बना देता हूँ, यहाँ वॉल्यूम हो गई V1 और यहाँ वॉल्यूम हो गई V2। यहाँ प्रेशर हो गया P1 और यहाँ प्रेशर हो गया P1 और यहाँ प्रेशर हो गया। V2। तो वॉल्यूम की लोअर लिमिट कितनी है? कम वाली V1। हायर लिमिट कौन सी है वॉल्यूम की? अरे कम और ज्यादा। लोअर, शुरू जहां से शुरू हो रहा है वो लोअर लिमिट, जहां खत्म हो रहा है वो। तो ये प्रोसेस शुरू कहां से हुआ? यहाँ से। तो वॉल्यूम की लोअर लिमिट कौन सी होगी? ये समझा कि नहीं समझा? समझा ना सबको? वॉल्यूम की लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट? तो यहाँ पे लोअर लिमिट नीचे, लोअर लिमिट की जगह नीचे, अपर लिमिट की जगह ऊपर। ठीक है, अब इसका करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है? अब बोलो ये फॉर्मूला किसको मालूम है? 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, नहीं मालूम? चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। इंटीग्रेशन 1/x विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, सुनो। अगर कहीं पे आप इंटीग्रेशन के अंदर 1/, में कोई चीज देखो जिसके पावर में कुछ भी नहीं है, इसकी पावर में क्या है? 1 है ना, x की पावर में क्या है? 1 है। ठीक है, ओके। तो ऐसा टर्म जब आप देखो 1/ समथिंग, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग जो भी नीचे हो। ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा आप बताना, इंटीग्रेशन 1/y dy क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/z dz क्या हो जाएगा? तो इसी तरह इंटीग्रेशन 1/v dv क्या हो जाएगा? यही है अपने को, यही चाहिए था, ये चाहिए था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे W = nRT इंटीग्रेशन अब अप्लाई हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? log v। लिमिट लिखना है ना, अभी भी लिमिट अप्लाई नहीं हुई, तो लिमिट कैसा लिखते हैं? लोअर लिमिट इधर, अपर लिमिट इधर। अब ब्रैकेट में चाहे तो लिख दो इंटीग्रेशन 1/v dv = log v। तो तुमको पढ़ते वक्त समझ में आएगा, हाँ यहाँ से यहाँ ये क्या आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? लिमिट अप्लाई। क्या करना है? लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करना है, तो पहले कौन सी लिमिट आएगी? लिमिट अप्लाई करने का फॉर्मूला बताया था, कैसे अप्लाई करते? अपर लिमिट माइनस, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर तो लिमिट। यहाँ अपर लिमिट कौन सी है? तो एक बार v की जगह पे क्या रखेंगे? तो nRT ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? log v2 माइनस अपर लिमिट हो गई माइनस log v1। हो गई लिमिट अप्लाई, खत्म इंटीग्रेशन। अब दिख रहा है इंटीग्रेशन? नहीं दिख रहा है? क्लियर है? अब ये log की प्रॉपर्टी है, log m माइनस log n क्या होता है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? हाँ वेरी गुड, क्या होगा? log, वेरी गुड, log, यस यस यस, क्या होगा? log v2 बाय, यहाँ मैं प्रॉपर्टी भी लिख दूंगा, W = nRT क्या आ जाएगा? log ऑफ v2 बाय, यहाँ हमने log की प्रॉपर्टी यूज की, वो कौन सी थी? log v2 माइनस log v1, ये बराबर होता है log v2 बाय v1। क्लियर है? log की प्रॉपर्टी अगर दो माइनस में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? बस आ गया वर्क का फॉर्मूला। ठीक है,
दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन ऑफ। अब आपने सोचा होगा कि सर ने ये क्यों लिखे, फिर ये निकालने का मकसद क्या था। आगे यहाँ तो काम आया, लेकिन फिर भी इसका और पर्पस है इसका। फिर ये लिखने का पर्पस क्या था, तो देखो ये V2/V1 है। क्या मैं अब खाली कुछ नहीं करना है, आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, अब खाली खेलना है इससे। क्या करना है, खेलना है। क्या करना है, तो W इज इक्वल टू nRT log, क्या V2/V1 की जगह मैं P1/P2 लिख सकता हूं? तो ये भी फॉर्मूला हो गया वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। डिफिकल्ट था, ठीक है। अच्छा अब देखो, क्या nRT की जगह मैं P1V1 लिख सकता हूं? तो क्या उसी nRT की जगह मैं P2V2 भी लिख सकता हूं? हाँ। तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा दो P1V1, तो क्या हो जाएगा log V2/V1, फिर W इज इक्वल टू P2V2 log, हाँ ये वाला P1/, चलो पहले 1 ही दोनों को कवर करता हूँ। 1 की जोड़ी इसके दोनों के साथ बैठ गई। अब W इज इक्वल टू P2V2 log V2/, फिर W इज इक्वल टू log, ठीक है। तो ये सारे भी आइसोथर्मल के वर्क डन के फॉर्मूले, लेकिन ये सब याद नहीं करना, एग्जाम में आया तो पहले अपने को डिराइव करना है, याद बिल्कुल नहीं करना। मैंने याद किया कि नहीं ना, हमने किया ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। हमको यहीं तक डिराइव करना था, कर लिए, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, ये V2/V1 की जगह मैं P1/P2 लिख सकता हूँ। वो करके एक फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया, एक और फॉर्मूला आ गया। कुछ नहीं करना, ये आ गया, उसके बाद खाली टर्म चेंज करके फॉर्मूला बनाते जाना है। फिर क्या, nRT की जगह मैं P1V1 लिख सकता हूँ, तो P1V1 इसके साथ भी आएगा, P1V1 इसके साथ भी आएगा। फिर डाई आई P2V2 की, तो P2V2 इसके साथ, P2V2 इसके साथ। तो क्या क्लियर है? हाँ बोलो क्या। अच्छा यहाँ 2 आएगा इधर ना, P2 वेरी गुड। चलो इतने एरिया में मैं ट्राई करता हूँ हीट ट्रांसफर भी आ जाए, है ना। पूरा रियल एस्टेट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लिखो मत, मना किया ना मैंने लिखने के लिए। क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर। अब किसके लिए, कौन से प्रोसेस के लिए? तो क्या है ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें वर्क डन भी आता हो और हीट ट्रांसफर भी आता हो? फर्स्ट लॉ ऑफ, वेरी गुड। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। वेरी गुड। पहले एक काम करते डेल्टा U का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। हाँ, का कुछ रीजन है, आगे खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। डेल्टा U क्या होता है दोस्तों? CV T2 माइनस प्लस। क्लियर है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मुझे बोलो इसकी वैल्यू क्या आएगी। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। नहीं, वेरी गुड। क्या आप इसका रीजन बता सकते हो? व्हाई? यस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मुझे यहाँ पे आपने लिखे है ना T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T। वो लॉजिकली सोचता है, हाँ ठीक है। Q इज इक्वल टू NCV। अरे भाई T2 की जगह भी T लिख दूं और T1 की जगह भी T लिख दूं, लिख सकता हूँ क्या? नहीं। प्लस W, है ना। आप लोगों को अभी तक मतलब लिखने तक समझ में नहीं आया, ठीक है। मतलब आपको, यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को लिखने के बाद समझ में आया, उसने लिखने से पहले समझ लिया वो चीज। मैं आपसे यही तो एक्सपेक्ट कर रहा था। वॉल्यूम में भी यही किया ना हमने। वॉल्यूम में V2 V1 की जगह दोनों V आ गए तो वो 0 हो जाएगी, वो ऑलरेडी वहां कर चुके थे। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है T2 की और T1 दोनों की वैल्यू सेम होगी। जब दो सेम चीज को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? अगर ये पूरा टर्म 0 तो ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? तो यहाँ क्या बचेगा? खाली Q इज इक्वल टू
निकालने की जरूरत ही नहीं, हीट का फॉर्मूला निकालने की आई बात समझ में, आप समझे क्यों खाली इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था। अब ये सब कहानी वापस थोड़ी ना करेंगे, वहां पे जो W के जितने फॉर्मूले सबके सब किस पे अप्लाई हो जाएंगे। मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल आया और आइसोथर्मल प्रोसेस दिया और बोला उसका वर्क डन और हीट ट्रांसफर दोनों निकालो, तो आप क्या करोगे, खाली वर्क डन निकाल लो। और हीट ट्रांसफर की वैल्यू भी क्या होगी, वही होगी ना, बिकॉज इन आइसोथर्मल प्रोसेस हमने देख लिया वर्क डन इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर, खत्म। समझे, क्लियर है, पक्का, इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, मुझको लगा था और भी लगेगा, लेकिन हो गया इसके अंदर ही, ठीक है, बोलो क्लियर है, समझे? करो फटाफट कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, जल्दी आपको। हो गया, तो लोगों का बाकी है, जल्दी जी। आप बाथरूम क्लास में जाओ और आयान अंसारी को लेकर। हो गया लिख के, बाकी है तब तक ये
भी हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, दूंगा दूंगा। ठीक है, इतना अपने को फिलहाल काम में आएगा कि रियल एस्टेट अपने खाली करेंगे। ये तीनों प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे शुरू में, ये तीनों का ही नाम लिखे थे, तीनों हो गए। अब बचा एक और प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस। लिख दो इसका नाम, उसके अंदर एक लाइन थोड़ा स्टार था, लिखो। एडियाबेटिक प्रोसेस। अब थोड़ा ये नाम में अलग नहीं लग रहा, वो आइसो समथिंग, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, मजा आ रही थी उसको समझने में, रिलेटेड थे, सेम था, मिलता जुलता नाम था, तो समझने में भी आसानी हुई। ये इसका नाम दिया हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। बुक में इसका वो आइसो वाला नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका वो आइसो वाला नाम अगर होता तो क्या होता। इसका वो आइसो वाला नाम होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। वो IS जैसे सब में लगा था वैसे यहाँ पे भी लगा, खाली वो नहीं लगा, उसके आगे IS के आगे क्या आ रहा है, एंट्रोपिक, बेरिक, कोरिक, है ना, वैसा एंट्रोपिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा यहाँ बेरिक में प्रेशर कांस्टेंट, उसी तरह IS ये सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा समझो। तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे, हाँ, एंट्रोपिक। अरे बोलो ना, लॉजिकली तो ऐसी होना चाहिए ना, अगर नाम के हिसाब से देखे तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए, तो एंट्रोपिक नहीं बोलते उसको, एंट्रोपी बोलते। क्या बोलते हैं, एक चीज है फिजिक्स की, इसको बोलते हैं एंट्रोपी, और ये आपके सिलेबस के स्कोप के बहुत बाहर है, ठीक है, इसके करीब भी नहीं जाना है अपने को, क्योंकि एंट्रोपी इस पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंट्रोपी के बारे में कभी ऐसी चीज कभी सर्च किए भी नहीं होंगे, यूट्यूब पे जाना, एंट्रोपी खाली सर्च करना, ठीक है। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र चीजें आपको दिमाग दिलाने देने वाली मिलेगी एंट्रोपी के ऊपर, ठीक है। तो अजीब सी चीज है एंट्रोपी, इट्स कॉल्ड एज रैंडमनेस ऑफ एनर्जी अगर बोले तो। अब मेरे इतने से बोलने का आपको एंट्रोपी समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चीज है, इट इज समथिंग, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, पक्का, क्या समझ में आया, ठीक है। अच्छा को नहीं समझना है एंट्रोपी, आपको वैसे खाली बोला भी नहीं, हाँ बस इतना समझ लो। बुक में इसका नाम है एडियाबेटिक, लेकिन वो आइसो से अगर रिलेट करे वो नाम आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया, ठीक है, दैट इज आइसेंट्रोपिक। तो ये IS को देख के समझ में आ रहा है समथिंग इज सेम, और उसके बाजू में जो लिखा है वो सेम होता है, तो यहाँ पे एंट्रोपिक लिखा है, मतलब एंट्रोपी इज कांस्टेंट हियर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, और एंट्रोपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से, ठीक है, ठीक है। आपकी बुक में कहीं कहीं पे स्पेसिफिक हीट को भी S से डिनोट किया हुआ है, लेकिन एंट्रोपी को भी S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें हमको जाना नहीं है एंट्रोपी क्या है, ठीक है, वो कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि अगर इसका डायग्राम बनाने जाओ, हाथ निकालो बाहर, निकालो जो भी है, देखो टाइम पास मत करो। बेंच के नीचे क्या है, क्या है बेंच के नीचे, उसको अगर फोन मिला तो मैं दूंगा नहीं, तो फिर अभी आप बेंच के नीचे क्या कर रहे हो, तुम्हारा फोन है नीचे, क्या है बेंच के नीचे, क्या है, कुछ नहीं है। ध्यान दो इधर, अननेसेसरी चीजें मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, एंट्रोपी। एंट्रोपी के बाद जैसे आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट था, तो प्रेशर हमने डिस्कस किया, हमने उसका ग्राफ भी बनाया। आइसेंट्रोपिक का ग्राफ बनाना है तो वो आपको ST डायग्राम में दिखेगा, S स्टैंड फॉर एंट्रोपी, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, बराबर। लेकिन वो हमको देखना ही नहीं है, इसलिए एंट्रोपी हमको डिस्कस करना नहीं, इसलिए हो सकता है शायद आपकी बुक में भी ये नाम दिया ही ना हो जिसमें एंट्रोपी आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसका भी क्या करना है, PV डायग्राम देखना है, सबका हमने PV डायग्राम देखे, इसका भी क्या करना है, PV डायग्राम देखना है। ये PV डायग्राम बोले तो किसका किसका ग्राफ, प्रेशर
और वॉल्यूम का। प्रेशर यहाँ बढ़ेगा, वॉल्यूम यहाँ बढ़ेगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसका पीवी डायग्राम इज सेम एज आइसोथर्मल, खाली थोड़ा सा कर्व में चेंज होगा। अगर इसका आइसोथर्मल का 1 इधर था, 2 इधर था। आइसोथर्मल को कैसे जोड़े थे हमने? ऐसे जोड़े थे। कुछ मत करो, इसको खाली ऐसे जोड़ो। थोड़ा सा चेंज आया ना, थोड़ा सा चेंज दिखा ना कर्व में। क्लियर है? मतलब ये प्रेशर से वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो ये ऐसा कर्व फॉलो करेगा। आइसोथर्मल थोड़ा सा इसका जो कर्वेचर था आइसोथर्मल का कम था, आइसेंट्रोपिक का थोड़ा सा ये कर्वेचर ज्यादा है, यानी ये रेडियस दिख रहा होगा आपको ज्यादा है कर्व का, दिख रहा है? क्लियर है? बस ये फर्क है पीवी के ग्राफ में। आई बात समझ में कि नहीं है? हाँ, क्लियर है? क्योंकि ये हम लोगों को एंट्रोपी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना नहीं है, तो इसका ग्राफ एज इट इज आप बना सकते हो। ठीक है, उसको मैंने ये बोल के नहीं बनाया कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। एक्सपांशन अज्यूम किया, उसको भी आप ऐसे ही बना सकते हो ना। एक्सपांशन अज्यूम किया आपने, तो वॉल्यूम पहले कम होगी, प्रेशर पहले कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर। तो ये किया ना हमने, वॉल्यूम पहले क्या थी? कम थी। ये हो गया V1, ये हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? P2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, बस जो कर्व था वो थोड़ा सा इसमें कर्वेचर उसका ज्यादा था, यानी उसने ये पाथ फॉलो किया, उसने ये पाथ फॉलो किया। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल लो कि इसको चेंबूर जाना है, तो ये गया गौतम नगर से, हाँ, वो गया लेट से नए ब्रिज से, ठीक है, और कोई और गया छेड़ा नगर से, बराबर। तो उसी तरह ये 1 है, ये 2 है, अलग अलग प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो रास्ते अलग अलग हो जा रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? आइसोथर्मल ये पाथ फॉलो कर रहा है, आइसोट्रोपिक ये पाथ फॉलो करेगा। क्लियर है? समझ में आया? अब इसका पहले क्या निकालेंगे? क्या निकाल? पीवी हो गया, अब वर्क डन। तो सबसे पहले वर्क डन, बोलो क्लियर है? अब क्या आइसोथर्मल एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था? क्या थी वो इक्वेशन? ये ग्राफ एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, क्या थी वो इक्वेशन? ये भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, विच इज पीवी रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी डिराइव कर सकते हो, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में, इसका डेरिवेशन पीवी रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आया वो आपके सिलेबस में नहीं। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना, पीवी रेज़ टू गामा इक्वल टू। लेकिन दोस्तों ये तो मालूम होना चाहिए ना भाई, ये गामा क्या है, इस गामा क्या है? ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक। कौन सा है? और कोई चीज जब पावर में होती है, क्या ये पावर में है वीक है? क्या ये पावर में वीक है? तो कोई चीज जब पावर में होती है उसको इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और गामा इंडेक्स में, इसलिए इसका नाम पड़ गया एडियाबैटिक इंडेक्स। समझे? प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक में ये दिखा ना, इससे पहले कहीं दिखा? एडियाबैटिक। और कहाँ पे ये? इसका नाम क्या है? एडियाबैटिक। इसको क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक इंडेक्स। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका खुद का एक फॉर्मूला है, इसका खुद का एक फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं गामा का जो फॉर्मूला है दैट इज Cp बाय Cv। Cp Cv तो आप वाकिफ हो गए। Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये गामा का फॉर्मूला है। क्या ये रेशियो है? क्या ये रेशियो है? इसलिए इसको एडियाबैटिक रेशियो भी बोलते हैं। ये Cp बाय Cv को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक रेशियो। रेशियो क्यों? क्योंकि डिवाइड में है। एडियाबैटिक क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू है, और गामा इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस? इससे पहले कहीं था गामा, PVC सब जगह दिख रहे थे, गामा सिर्फ एक्सक्लूसिव इसके लिए था, दैट इज व्हाई एडियाबैटिक रेशियो। बोलो क्लियर है? समझ में आया? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? ठीक है। क्या ये जो भी प्रोसेसेस थे हम लोग किसी एक गैस पे कर रहे थे? एक गैस सिलेंडर के अंदर है, वो एक्सपांड हो रही है या कंप्रेस हो रही है, यही पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो गैस के कई टाइप्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ठीक है, हर गैस के लिए क्यों डाला ना
हर गैस के लिए गामा की वैल्यू अलग होगी। हर गैस के लिए गामा की वैल्यू, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू अलग होगी, डायटॉमिक के लिए अलग होगी, पॉलीएटॉमिक के लिए, ठीक है, क्या होगी वो भी देखेंगे। बोलो फिलहाल गामा का मतलब समझ में आया? गामा क्या है सिर्फ नाम से समझना। तो गामा क्या, एडियाबैटिक इंडेक्स, क्योंकि वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब वर्क डन के फॉर्मूले में आते हैं। वर्क डन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, DW इज इक्वल टू PdV, ऐसी रहने दो। क्या अपने पास ये इक्वेशन है, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट बराबर, यहाँ P दिख रहा है, यहाँ P दिख रहा है। एक काम करो ना, P के टर्म्स के फॉर्मूले को लेके आओ, ये V रेज टू गामा को यहाँ फेंको, चलेगा? अरे चलेगा नहीं चलेगा। तो P इज इक्वल टू C अपॉन V रेज टू, तो क्या मैं P की जगह पर ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? पक्का? अच्छा बोलो, ठीक है। तो कहना है राइट, DW इज इक्वल टू C अपॉन V रेज टू गामा अपॉन इंटू DV। किसको? अच्छा, अब ये नन्ही सी चीज है, नन्हा सा वर्क है ये DW, इससे बड़ा वर्क निकालना है पूरे सिस्टम का, बड़ा वर्क। तो कैसे निकालेंगे बोलो? इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेशन का साफ लगा दो बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C V रेज टू गामा DV। किसको बोलेंगे? शेल निकल। किसको बोलेंगे? अरे बोलो ना, जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे? शेल। DW इज इक्वल टू C इंटीग्रेशन 1 V रेज टू गामा DV। क्लियर? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन के बाहर। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा विजिबली अच्छा दिखे इसके लिए DW को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, बड़ा वाला W, ठीक है। C इंटीग्रेशन 1 अपॉन V रेज टू गामा DV। अब क्या लगाएंगे? अब क्या लगाएंगे? तुम लोग ना इसमें रहना, लिमिट में रहना, हाथ में रहना, तो यहाँ वही लगानी पड़ेगी। अब लिमिट, इसको भी बोलेंगे V को, लिमिट में रहना। अरे तो बोलो ना, इसमें अब क्या लगाना है? और किसके लिए लिमिट लगाएंगे? P के लिए, V के लिए, T के लिए, किसके लिए? ठीक है। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? V के। तो V की लिमिट चेक करो, V1 से लेके तो V1 से लेके, तो V1 का लिखूंगा नीचे के ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा V1, और V2 तो यहाँ आ जाएगा V2। अब बोलो किसका इंटीग्रेशन? 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन V रेज टू गामा क्या होगा? वेरी गुड, लॉग V रेज टू गामा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ कर दिया आपने ब्लंडर, गलत है ये, ठीक है, ये गलत है, इसलिए मैंने इंसिस्ट किया था 1 अपॉन समथिंग में। देखो, लेकिन एक चीज आपने छोटी सी उसमें मिस कर दिया। मैं बोलो ना, छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे दिमाग में नहीं होती, जिसकी वजह से हम गलती करते हैं। ठीक है, अब जब वो छोटी छोटी चीजें पता चल जाएगी, 100% वो गलती दोबारा कब नहीं होगी। ठीक है, आप देखो, आपको अगर याद होगा वो ऐसा था, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लॉग भी होता है, इसका नहीं हो सकता। वहां मैंने आपको बताया था इसकी पावर में कुछ था क्या? नहीं था, लेकिन इसकी पावर में कुछ है, तो इसका इंटीग्रेशन वो नहीं हो सकता। समझे? इतनी बारीक सी चीजें ना, आप क्या कोई भी इसमें ये गलती करके आएगा, जिसको इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, जिसने याद करके रखा है, वो देखो, अरे 1 अपॉन लॉग लगा दो, फटाफट हो गया, इंटीग्रेशन आता है अपने को। ठीक है, लेकिन आपने घाई घाई में गलती करके आ गए। ठीक है, तो चलो इसको मैं आपको बताता हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, 1 अपॉन 2 कहीं पे लिखा है, तो क्या मैं इसको 2 रेज़ टू -1 लिख सकता हूँ? क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है? हाँ, नहीं भी बोलोगे तो भी करेक्ट ही है, तुम्हारे नहीं बोलने से क्या होता है, करेक्ट है। तो मैं इसको 1 अपॉन 3 को कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 4 को, 1 अपॉन 5 को, 1 अपॉन 10 को। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसको ये लिखने का एक तरीका है। आई बात समझ में? तो आप मुझे बताओ कैसे लिख सकता हूँ? V रेज़ टू कैसे लिख सकता हूँ? समझे?
बोलो इतना बेसिक में कौन बताएगा तुमको? ये मैं आपको 6 स्टैंडर्ड मैथ्स बता रहा हूँ, समझा? लेकिन बस इस वजह से कि ये समझ में है। ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? नहीं, इसमें फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कहाँ खत्म हो गई थी मालूम है? हाँ, इधर पे फिजिक्स इधर पे खत्म हो गई थी फिजिक्स। उसके बाद तो हम मैथ्स कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? मैथ्स, ये सब क्या है? मैथ्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, तो क्या अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सी इंटीग्रेशन v1 से लेके v2 v रेस टू माइनस गामा dv। अब नहीं दिख रहा ये 1/x जैसा। ये समझ में आया? ये बताना था इसलिए ये सब बताया, ठीक है? अब इसका इंटीग्रेशन मारना है, ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू a इज इक्वल टू विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x रेस टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। ये फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला है। नहीं याद है, डरने घबराने की कोई बात नहीं, 100 बार यूज करोगे आप ये पूरे फिजिक्स में, ठीक है? आज पहली बार अगर देख रहे हो तो डरना घबराना नहीं, ये आपको बहुत बार यूज करना है, बैठ जाएगा ज़हन में। क्लियर? ठीक है? अब इसको ही देखो, इसको देखो, और मैं नेक्स्ट वाला लिखता हूं, उसका आप बताओ। हाँ, ये फॉर्मूले को अप्लाई करो। y रेस टू b विद रेस्पेक्ट टू y, बोलो क्या आएगा? y रेस टू b plus 1 अपॉन b plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू c dz क्या हो जाएगा? z raised to c plus 1 upon plus 1। बराबर? क्लियर है? अच्छा, अगर ये a माइनस में होगा तो ये माइनस, ये माइनस में तो ये माइनस में तो ये। माइनस। अब बोलो इंटीग्रेशन b रेस टू गामा dv, तो क्या होना चाहिए पहले तो? b रेस टू खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। हाँ, यहाँ पे भी तो आएगा ना, माइनस है तो माइनस माइनस। क्लियर है? ये कैसे आया, समझ में आया? पक्का? क्योंकि अब लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? लिखू w इज इक्वल टू c इंटीग्रेशन v1 से लेके v2, इसका क्या हो जाएगा? अभी इंटीग्रेशन गया ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। v रेस टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा, लिमिट लगेगी v1 से। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये समझ में आया क्या नहीं सबको? पक्का? पक्का? मैं यहाँ पे लिख दूं ये फॉर्मूला ताकि आपको आसानी में पढ़ते हो। इंटीग्रेशन v रेस टू माइनस गामा dv इज इक्वल टू v रेस टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। यानी ये फॉर्मूले को और आसान करना ना, सिर्फ एक याद रखो। देखो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 2, तो क्या आ जाएगा? x रेस टू, सुनो, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। कुछ नहीं करना, खाली पावर में 1 ऐड करो, कुछ भी नहीं करना, खाली सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको याद रख सकते हो। कुछ नहीं करना है, पावर में क्या ऐड करो, और जो पावर में दिख रहा है एज इट इज 2 प्लस 1। अच्छा, अब मुझे बताओ x रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो, y रेस टू 5 dy, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन? y रेस टू एज इट इज प्लस 1 लिखोगे, जो ऊपर लिखे एज इट इज, तो इसका इंटीग्रेशन क्या ये हो जाएगा? मुश्किल था? मुश्किल था? तो यहाँ अगर देखोगे, दिमाग लगाओगे तो वही तो किया हमने। x रेस टू माइनस a है, तो क्या किए? माइनस a प्लस 1, जो ऊपर दिख रहा है पावर में एज इट इज डिनोमिनेटर में। अब मुश्किल लग रहा है, तरीका बता दिया तो एकदम क्लियर है, समझ में आया? पक्का ना? मतलब मैं यहाँ एक स्टेप बताने के लिए यहाँ पूरा अलग से आपको वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आया? लेकिन क्लियर है? और यही फर्क है मेरे में या यहाँ पे या कहीं और पे, ठीक है? ये जो मैंने आपको अभी इतना डिटेल में बताया, ये कोई ध्यान नहीं देता। अरे मतलब सामने ले सोचेगा भी क्यों कि आपको 6 स्टैंडर्ड का मैथ बताए? सोचने वाली बात है ना ये।
ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग, जो भी यहाँ पढ़ा रहे हुए तो ये एक्सपेक्ट ही करेगा कि ये चीज तो आपको मालूम ही होगी, बट ऑब्वियस है। आई बात समझ में? लेकिन अपना एक ही उसूल है भाई कि यहाँ पर अगर कोई बैठा है तो मैं यही समझता हूँ इसको कुछ भी नहीं आता, जो कुछ है मुझे ही बताना है। इसके लिए मैं आपको ये बाजू में 6 का 9 का 7 का मैच करके बता रहा हूँ। क्लियर है? समझ में आया? उसका पर्पस ये है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बोलो समझ में आया? पक्का? ये स्टेप से ये स्टेप पे कैसे उतरे ये समझ में आया? एकदम क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है? पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत गचड़ी लगेगी और दिखने में ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, भारी भारी। तो W इज इक्वल टू C ब्रैकेट में V रेज टू माइनस गामा प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1 माइनस गामा? हाँ, अरे क्या मैं 1 को पहले गामा को बाद में? ये अच्छा लगता है। देखो अच्छा लग रहा है ना। अभी वो माइनस पहले लगा तो दिमाग को खर रहा था थोड़ा, वो आंखों को तकलीफ दे रहा था। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ना? तो बोलो ना, ये अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना ये? अच्छा, अभी नीचे देखो कुछ इंटीग्रेशन वाला टर्म है, नीचे वॉल्यूम का कोई टर्म है, तो इसका लिमिट में कोई काम ही नहीं है, उस पर लिमिट अप्लाई होगी ही नहीं। इसको निकाल के फेंको, उसको बोलो शेल नहीं गए। तो W इज इक्वल टू C अपॉन 1 माइनस गामा। अंदर क्या रह गया दोस्तों? V रेज टू माइनस गामा प्लस 1। V1 से लेके अब क्या अप्लाई करना है यहाँ पे? लिमिट। क्या अप्लाई करना है? लिमिट। तो एक बार ये V की जगह पर क्या आएगा, फिर अगली बार करें पक्का? चलो करते हैं। ध्यान से देखना, मैथ से ये फिजिक्स नहीं है। मैं जो ये बता रहा हूँ ये क्या है? मैथ से फिजिक्स। नहीं। तो ध्यान से देखो, W इज इक्वल टू C अपॉन 1। ये लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल मैथ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। खाली जो डर होता है ना हमारा वो ये होता है कि अरे मुझे तो ये आता ही नहीं। तो मैं उस चीज का भी ध्यान रख रहा हूँ ना, हर एक बारीक बारीक चीज मैं आपको साइड में करके बता रहा हूँ। तो समझ में आ रहा है सबको? बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? हाँ, बढ़े आगे? ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है? V2। तो V की जगह पे क्या आएगा? V2 रेज टू माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, ये लग गई कौन सी लिमिट? अरे बोलो ना, अपर लिमिट। ठीक है, माइनस अब क्या लगाना है? लोअर लिमिट। तो V1 रेज टू ये लग गई। ठीक है, W इज इक्वल टू C अपॉन 1 माइनस गामा V2 रेज टू माइनस गामा प्लस माइनस गामा प्लस 1। ध्यान नहीं दिया आप लोग? प्लस 1 इधर है, अरे पावर में है, मैंने बाजू में लिख दिया था ना, गलत हो जाता। ठीक है, गुना मिलती उसके लिए अपने। ठीक है, समझा ना? हाँ, और लिमिट का यहाँ अप्लाई कर दिए थे ना हमने लिमिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V2 रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस, बोलो V1 रेज टू। किसी को अनईजी नहीं लग रहा था? वो मैंने लिखा था तो देख के, अरे पावर में था ना भाई, मैंने बाजू में प्लस 1 लिखा तो मैंने गलत लिखा ना वो। हाँ, चलो V2 माइनस V1 और पावर में क्या है? हमने लिमिट अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब क्या मैं ये C को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? देखो, अगर मैं C को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? C V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस C V1 माइनस गामा प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? इसको डब्बा बना के रखो। अब यहाँ पे कुछ पुट करेंगे। हाँ, क्या हमारे पास एडियाबैटिक इक्वेशन थी ये PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इसको स्टेट 1 के लिए अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? बोलो,
V1 V1 रेज टू gamma इक्वल टू C फिर फॉर 2 अगर स्टेट 2 के लिए इसको अप्लाई करूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी दोस्तों? V2 raised to gamma is equal to C. ओ अच्छा, मतलब मैं C की जगह पर P1 V1 रेज टू गामा लिख सकता हूं। तो क्या मैं यहाँ पे C की जगह पर P1 V1 या P2 V2 लिख सकता हूँ? तो जोड़ी जोड़ी बनाओ ना, अच्छा लगेगा। जहाँ पे V2 है वहां ये लिखो, हाँ C तो दोनों जगह, जहाँ V2 है वहां 2 वाला लिखो, जहाँ V1 है वहां पे 1 वाले टर्म्स लिखो। लिखे क्या? Yes. लिख के देखे क्या होएगा? Yes. हाँ, डरोगी तो नहीं? पक्का लिखू ना? लिखे? अरे बोलो ना। Yes. हाँ, तो इसके बाद वाला मैं इधर में लिखता हूँ, ठीक है। W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, ब्रैकेट में लिखो, ध्यान से देखो, ये इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? V2 रेज टू गामा इंटू V2 रेज टू गामा Plus माइनस गामा प्लस, वेरी गुड, फिर माइनस V1 इंटू V1 रेज टू माइनस गामा प्लस 1। ओहो, ऐसा लग रहा है भाई आ गए हम लोग साइंस में। हाँ हाँ बोलो, कहाँ पे? वेरी गुड, क्लियर है इतना? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ 7th स्टैंडर्ड इंडाइसेस क्या कहता है। 7th स्टैंडर्ड का इंडाइसेस, अगर a की a रेज टू m इंटू a रेज टू m, यहाँ ऐसा कहीं पे आप कुछ देखो तो इनकी जो बेस सेम है, इन दोनों का बेस, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड, m प्लस n, a रेज टू m, मतलब बेस अगर सेम दिखे तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो जरा गौर से देखो दोस्तों, V2 क्या बेस सेम है? Yes. तो क्या इनकी पावर ऐड हो जाएगी? ओके, तो कर दो ऐड। W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P2। अब V2 पावर क्या हो जाएगी? ऐड, तो V2 को एक ही बार लिखो और पावर को, ये था गामा, इसकी पावर प्लस इसकी पावर क्या है? माइनस गामा प्लस। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, माइनस P1 V1 रेज टू, पावर क्या हो जाएगी? ऐड, तो इसकी पावर क्या है? गामा प्लस इसकी पावर, माइनस लगा इसके लिए ब्रैकेट लिख रहा हूँ, पूछो के ब्रैकेट की उदाहरणों को, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P2 इंटू प्लस माइनस, हाँ सर क्या पूछ रहे सर, प्लस माइनस माइनस गामा प्लस 1 एज इट इज, हाँ, माइनस P1 V1 गामा प्लस माइनस माइनस गामा प्लस गामा माइनस गामा कैंसल, प्लस गामा माइनस गामा, तो V2 की पावर में क्या बचेगा? तो लिखने की जरूरत है क्या? तो क्या हो जाएगा ये? 1/1 माइनस गामा, आगे एकदम साफ सुथरा चकाचक दम। यही है वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये वर्क डन ऑफ, और क्या बचा? क्या नेक्स्ट क्या है? हीट ट्रांसफर। तो अब इतना लंबा चौड़ा हमने वर्क का किए, अब इसी तरह इसका क्या करेंगे? नहीं, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्ट जीरो, उसके लिए कुछ में रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पे हीट ट्रांसफर ही नहीं होती। व्हाई? बिकॉज मोस्टली एडियाबैटिक प्रोसेस आर वेरी रैपिड प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस, तो उसमें हीट को निकलने का टाइम दैट इज व्हाई हीट ट्रांसफर इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। व्हाई? तो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बताया मैंने, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि हीट ट्रांसफर इसमें नहीं होता। जैसे इसके एग्जांपल दिए गए, टायर का फटना, बलून का बर्स्ट होना, ये बहुत रैपिड प्रोसेस है। जैसे ही बलून बर्स्ट होगा, बलून के अंदर जितनी भी गैस होगी या हवा होगी वो विद इन इंस्टेंट एक्सपांड हो जाएगी, मतलब फौरन टाइम के उसी वक्त में वो एक्सपांड होना चाहिए, तो हीट को एस्केप करने का टाइम नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? इसलिए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बिकॉज दे आर रैपिड एंड वेरी फास्ट इन नेचर,
heat is not dissipated in such type of process. That is why heat transfer is considered to be zero in adiabatic process. ठीक है, एक काम करते हैं, छोटी छोटी चीजें पहले लिख लेते हैं, फिर आप ये लिखना. ठीक है, लिखो नोट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. 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 ठीक है, heat transfer in adiabatic process are heat transfer in adiabatic process is considered to be zero. Is considered to be zero. ठीक है, हीट ट्रांसफर को अंडरलाइन करो, जीरो को अंडरलाइन करो. ठीक है आपने. अब उसका रीजन लिखते हैं. बिकॉज मोस्ट एडियाबेटिक प्रोसेस आर रैपिड एंड वेरी फास्ट इन नेचर. and hence heat does not get time to be dissipated. Heat does not get time to dissipate. लिख दो बस, dissipate. dissipate. Heat does not get time to dissipate. Dissipate का मतलब होता है निकलना. ठीक है, dissipate का मतलब होता है फैलना, निकलना. ठीक है, मतलब हीट को फैलने के लिए, अपने आप को रिलीज करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता. इस वजह से एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर डायरेक्टली क्या कंसिडर किया जाता है? जीरो. क्लियर है? समझ में आया? बोलो, इसमें किसी को कोई भी डाउट है? एकदम क्लियर है? हाँ, ये देख के डर तो नहीं लग रहा ना? हाँ, ठीक है, समझ में आया तो डरने घबराने की कोई बात ही नहीं. ठीक है, मोस्टली इसमें मैथ के कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज है बजाय फिजिक्स के. तो मतलब इसमें फिजिक्स ज्यादा नहीं समझ लीजिए. जो भी मैंने बताया थोड़ा सा लिखने में लेंदी होगा, मैथ थोड़ा सा इसमें ज्यादा यूज हुआ है, बाकी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं. चलो क्लियर है? अगर मैं बुक की बाहर की नॉलेज आपको दे दिया यहाँ पे, वो क्या थी? एडियाबेटिक प्रोसेस का एक और नाम है विच इज, मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगी? एंट्रोपी. एंट्रोपी इज समथिंग रैंडमनेस ऑफ एनर्जी. मतलब अगर मान लो कि मैं एग्जांपल लो, कार में मैं फ्यूल बर्न कर रहा हूँ और वहां पे मैंने 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की. कितनी? 100. तो वही 100 जूल अगर मैं इंजन में प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो मुझे टायर पे मिलनी चाहिए. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता. दुनिया की कोई मशीन हो, ऐसा वहां पे कभी नहीं हो सकता. कभी नहीं कि जितनी मैंने प्रोड्यूस किया उतनी मुझे मिले. एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होती है. कभी फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन बोले तो पिस्टन सिलेंडर जब मूव होगा, हमने अज्यूम किया था वहां फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन रियलिटी में फ्रिक्शन होगा. जब आप जमीन पे चलते हो तो आपके पैर में लिखो मत, समझ में कुछ नहीं आएगा. लिखने से क्या होने वाला है? घर जाना, जल्दी जाओ, अभी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को थोड़ी ना पड़ी है. आपको अगर मैं यहाँ पे इतना टाइम लेके कोई चीज समझा रहा हूँ तो रेस्पेक्ट इट. ठीक है, और वो कैसे करोगे आप? सुनो बस, और क्या करना है. ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं बता सकता आपको दोबारा, टाइम नहीं रहेगा अपने पास. क्या कह रहा था मैं कि एनर्जी जो है, हाँ, कहीं पे भी, जैसे इंजन में मैंने फ्यूल बर्न किया और हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो हीट को हम लोग मेजर किस में करेंगे? जूल में. तो मान लो वहां पे 100 जूल हीट प्रोड्यूस हुई, लेकिन उतना ही मैं कभी भी उतनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता. ऐसा होता ही नहीं. कोई भी मशीन जितना प्रोड्यूस कर रही है उतना ट्रांसफर कर ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है. लॉस कहाँ पे होता है? मेजरली फ्रिक्शन में. हो सकता है आसपास हवा की वजह से थोड़ी बहुत हीट रेडिएट हो रही होगी. ठीक है, तो जो हमने इमेजिन किया था पिस्टन और सिलेंडर, मतलब पिस्टन घस रहा है सिलेंडर के अंदर, हमने क्या किया? वहाँ फ्रिक्शन नहीं है,
लेकिन रियलिटी में ऐसे फ्रिक्शन नहीं होगा क्या? होगा ही होगा, 100% होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? और वो लॉस हो जाए, मतलब वो जो वहां हीट प्रोड्यूस हुई उसको आप अपने काम में नहीं ले सकते, वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अरे गाड़ी के पास खड़े होते हो तो साइलेंसर गर्म लगता है, अब वो साइलेंसर की गर्मी को उठा के टंकी में डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। हालांकि वो हीट है, जहां हीट दिख रही है वो एनर्जी है। सिंपल सी बात है ना, थर्मोडायनेमिक्स में हमने यही तो पढ़ा, इट इज अ फॉर्म ऑफ। तो जहां से आपको हीट निकलते हुए दिखे वो क्या है? एनर्जी। तो अगर आप कहीं देख रहे हो बर्तन के बाजू में खड़े हो, गर्म लग रहा है, मतलब वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। बर्तन के बाजू, बर्तन अगर गैस पे रखे हो तो मकसद खुद को गर्म करना है कि गैस पे जो रखता है उसको गर्म करना है? तो अगर तुमको गर्मी लग रही है तो तुम्हारे मकसद से हट के हीट कहीं और जा रही है, तो तुम्हारे लिए वो क्या है? लॉस है ना भाई हीट का। क्या है वो हीट का? ऐसे तुम किसी गाड़ी के पास खड़े रहो तो उसके इंजन के आसपास आपको गर्मी महसूस होगी, साइलेंसर के पास गर्मी महसूस होगी। वो गर्मी वहां लग रही, मतलब वहां से क्या रिलीज हो रही है? तो एकदम इसको बेसिक ब्रेक डाउन कर लेते, एकदम बेसिक लेवल पे समझते। जहां से हीट रिलीज हो रही है वहां से मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसा बोल सकता हूँ। और एनर्जी को प्रोड्यूस करना भाई महंगा है, एनर्जी प्रोड्यूस करना इज कॉस्टली, इज एक्सपेंसिव। और कहीं पर अगर वो एनर्जी जा रही है तो वो हमारा क्या है? लॉस है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एनर्जी जो है हम कितना भी कोशिश कर ले, एनर्जी का लॉस कम कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी जीरो नहीं कर सकते। एनर्जी का लॉस आप कितना भी कोशिश कर लो वो तो होगा ही होगा। और अच्छा, इसको हम अब रिकवर कर, अभी जो साइलेंसर से जो गर्मी निकल रही है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, वो कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अभी एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं क्या? ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना, यही एंट्रोपी है। ये पूरी कहानी बताने का मकसद ये था। एंट्रोपी इज रैंडमनेस ऑफ एनर्जी। अब वो रैंडम एनर्जी जो निकली उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अभी ऐसे दुनिया में कितने प्रोसेसेस हो रहे होंगे, वहां से कितनी गर्मी रिलीज हो रही होगी, हाँ, वो सब कहाँ जा रही है? मतलब इसका मतलब भाई फर्स्ट लॉ याद करो। अब फिजिक्स को फिजिक्स की तरह सोचो, फर्स्ट लॉ याद करो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन जब मैंने इंजन चलाया तो मैंने प्रोड्यूस किया 100 जूल और मुझे मिली 50 जूल, बाकी 50 कहाँ गई? गायब हुई, मतलब मिली नहीं मुझे। एक दिमाग ये कहेगा अरे ये तो गायब हो गई। ठीक है, तो कहना इससे कैन आई रिलेट दिस टू बी एनर्जी दैट इज डिस्ट्रॉयड। कोई चीज खत्म हो गई मतलब वो नहीं है। लेकिन जब हमने इस पे रिसर्च की तो हमको ये पता चला एनर्जी खत्म नहीं हुई है, वो एनर्जी हमको मिली नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चली गई। एंड दैट इज रैंडमनेस ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी को कितना भी कुछ भी कर लो रिकवर नहीं वो एनर्जी 50 जूल कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में चली गई। अब उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। अब फर्स्ट लॉ को याद करो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट, 100 में से 50 जूल तो कन्वर्ट होगी, बाकी 50 जूल एटमॉस्फेयर में डेसिपेट हो गई, फैल गई, रिलीज हो गई। ठीक है, मतलब अगर मैं फर्स्ट लॉ के बारे में सोचूं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जितनी एनर्जी दुनिया में चाहिए उतनी एनर्जी है, जितनी गायब हो रही है वो भी है, कहीं तो होगी यूनिवर्स में। इसका मतलब जब भी ये दुनिया बनी, ये यूनिवर्स बना, इसको बनने के लिए जितनी, इसको चलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी कयामत तक या जब तक भी ये रहेगा, बनाने वाले ने इसके अंदर उतनी एनर्जी डाल दी है। ये कितनी सोचने वाली बात है ना, दिमाग को चकरा के रख देती है। हम यूनिवर्स के बारे में, मतलब फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू यूनिवर्स समझ में आ रहा है। अगर एंट्रोपी हमने समझी तो कि जो वो बाकी एनर्जी हमको मिल नहीं रही वो कहाँ जा रही है? वो एंट्रोपी के फॉर्म में कहीं ना कहीं घूम रही होगी अभी, हाँ, एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं घूम रही होगी एंट्रोपी के फॉर्म में। ये है एंट्रोपी। मतलब फिजिक्स का वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, उसको तुम यहाँ क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आई बात समझ में? इसके लिए मैं उसमें ज्यादा डीप में गया नहीं था। एंट्रोपी इज रैंडमनेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो क्या यहाँ पे हमको फर्स्ट लॉ भी फिट होता हुआ दिख रहा है? हाँ यार, एनर्जी तो बनी, हमने जो एनर्जी ली
उसमें से कुछ एनर्जी गायब हुई, लेकिन वो बर्बाद नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में, मतलब जब से दुनिया बनी होगी और जो भी एनर्जी तब से प्रोड्यूस हुई होगी, बची हुई एनर्जी भी आज तक है कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स को चलाने के लिए चाहिए वो है। अब वो ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, बस हम उसमें से ले रहे और उसी को वापस ले रहे हैं। नहीं, क्या बनाने वाले ने इसको बना के रखा है, सोचो जितनी एनर्जी चाहिए और उसको हम मतलब इतनी पूरी दुनिया यूज कर रही है, फिर भी न जाने पता नहीं और कितनी एनर्जी होगी। ठीक है ठीक है, ये तो खैर आपके बुक के बाहर की चीज थी जो अभी हमने डिस्कस की है। लेकिन जब फिजिक्स की इन सारी चीजों को डिस्कस करते हो ना, तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है। ठीक है, एंड क्यूरियोसिटी लीड्स टू समथिंग। मतलब क्यूरियोसिटी आप बोल सकते हो कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबके माइंड क्या थे, क्यूरियस। ठीक है, अपने इमेजिनेशन के ओशन में घुस जाते थे और वहां से पता नहीं क्या क्या निकाल के लेके आते थे साइंटिस्ट। जैसे आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन के बारे में ये बोला जाता है, ही नेवर वेंट टू लैब। मतलब उसने जितनी अपनी खोज की वो अपनी डेस्क पे बैठकर अपनी इमेजिनेशन के बल पे की। कुछ सीमा है इमेजिनेशन की। सेम अप्लाइज टू यूनिवर्स, इसकी भी कोई हद नहीं है, जैसे तुम्हारे इमेजिनेशन की नहीं है। हाँ, तो पता नहीं तुम क्या क्या इमेजिन कर सकते हो इस यूनिवर्स के बारे में और उसमें से क्या उठा के बाहर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो वही है एक्चुअल पर्पस ऑफ फिजिक्स, कि इन सब चीजों के सवालों को जवाब को खोजना। समझ में आया? आज जो हमने ये देखा ये सबको समझ में आया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? व्हाट वाज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने निकाले वर्क टाइप का, इस सबको अच्छे से समझा क्या? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? अरे बोलो ना, यस और नो। पक्का समझ में आया? ठीक है, आज के लिए बस कॉपी करो फिर दफा हो जाओ, बंद करो।